गुड मॉर्निंग। ये वेंसडे मॉर्निंग है और आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। अच्छा, क्लास 11th में क्या पढ़ा थे? हैप्पी दीपावली। ये दीपावली के सब बात का लेक्चर है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, जितना भी जिसको मौका मिला हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ा रहे थे? तो यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। एरर्स पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरर्स, गलतियों के बारे में पढ़ना। अब लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरों की गलतियां जानने पर। तो फिजिक्स भी ऐसा ही है, फिजिक्स भी लोगों से अलग नहीं है। वो गलतियों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और गलतियों की कहानी भी है। क्यों ज़रूरी है वो देखो। हमें आज क्या करना है? हमें पढ़ना है एरर। स्पेलिंग सही है ना? सही है, एरर। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मेजरमेंट से। मेजरमेंट। अच्छा, अब ये मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट जैसे मान लो मैंने बोला कि एक रॉड मैंने आपको दे दिया। मैंने बोला कि एक रॉड है और आप उस रॉड का लेंथ फाइंड आउट करके बता दो। इस तरह से एक रॉड मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, इस रॉड का लेंथ फाइंड आउट करके बता दो। आप क्या करोगे? आप मेजरिंग टेप यूज करोगे। अब मेजरिंग टेप जो है वो टेप पहले से कैलिब्रेटेड है, वो जो टेप है वो पहले से बनाया जा चुका है। आप जब भी मेजरमेंट करते हो, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हो क्या? जब भी अगर आपको किसी ने बोला होता कि ये जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? जो भी रॉड है उसको एक ऐसे डिवाइस से आप कंपेयर करोगे जिसको आप मानते हो कि वो स्टैंडर्ड है। जैसे आपने एक मेजरिंग टेप मार्केट से खरीदा और आपने क्या कर लिया, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए इस रॉड का लेंथ फाइंड आउट कर दिया। मान लो ये जो रॉड है, ये रॉड है, इसका लेंथ आपने फाइंड किया। ठीक है, इसका एक्चुअल लेंथ क्या है अपने को नहीं पता, इसका एक्चुअल लेंथ ही फाइंड कर रहे हैं। सपोज मैंने बोला कि इसका जो लेंथ है वो 4 एक्सपेरिमेंट्स में या 5 एक्सपेरिमेंट्स में फाइंड किया गया। ठीक है, सबसे पहला जब एक्सपेरिमेंट लिया गया तो लेंथ का वैल्यू आया, मान लो सपोज 9.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब सेकेंड स्टेप एक्सपेरिमेंट का किया गया तो वैल्यू आया सपोज 10.2 सेंटीमीटर। जब थर्ड स्टेप लिया गया तो वैल्यू आ गया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ स्टेप में वैल्यू कितना आ गया? फोर्थ स्टेप में वैल्यू आ गया, ये 9.9 हो गया ना, 5 मान लो 9.7। और जब फिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका वैल्यू आ गया 9.8 सेंटीमीटर। टोटल इस तरह से 5 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और 5 बार हमने इस रॉड के लेंथ को जानने की कोशिश की। अब 5 बार जब हमने रॉड के लेंथ को जानने की कोशिश की तो जो पांचों एक्सपेरिमेंट्स की रीडिंग आई वो आ गई 9.9 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर या 9.8 सेंटीमीटर। आप ऐसा समझ लो कि 5 अलग अलग स्टूडेंट्स थे, पांचों ने क्या किया, इस तरह का रीडिंग आ गया। अब तुम घोर संकट में कि भाई सबने रीडिंग तो बता दिया लेकिन किसी ने भी एक जैसा रीडिंग नहीं बताया, सबने अलग अलग रीडिंग बताया। तो अब जब भी आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने चलोगे और आपके पास जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, आपने कॉलेज में भी देखा होगा या आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब आपको एक्सपेरिमेंट्स करना होता था तो आपके पास रैंडम डेटा इस तरह से आते थे। तो आप क्या करते थे, जो भी रैंडम डेटाज आपके पास आए हैं उन सबका आप क्या कर लेते थे, एवरेज मान लेते थे। उन सबका आप एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे और जो एवरेज आता था उसी को हम क्या मान लेते थे, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर भी ट्रू वैल्यू हम क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, कभी कभी इसको ट्रू वैल्यू से भी लिखा मिलेगा आपको। मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम क्या मान लेंगे, ये हम मान लेंगे सबका एवरेज 9.9 प्लस 10.10 प्लस 10.3 प्लस 9.7 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं इसका सबका एवरेज फाइंड आउट कर लेता हूँ, आप घर में करना, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ सीधा। इसका जो एवरेज वैल्यू आया वो आ रहा है हमारे पास 9.98 सेंटीमीटर। तो ये जो 9.98 सेंटीमीटर आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू, या ये क्या रहेगा,
ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड आउट करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से सबसे पहला काम क्या करोगे, ट्रू वैल्यू ढूंढोगे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू ढूंढोगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, कुछ सेट ऑफ कैलकुलेशंस होंगे या कुछ सेट ऑफ डेफिनेशंस होंगे, उसके बाद आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो। अब एक बार आपको जब मेजर्ड वैल्यू मिल गया तो उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक बार जब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गया तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब ये डेफिनेशंस है, ठीक है, तो जो डेफिनेशंस है उसके हिसाब से हम बस क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते जाते हैं। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू है, जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू है उसमें से जो भी मेजरमेंट आया था उसको माइनस कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू कितना था, मेजर्ड वैल्यू था 9.98, उसमें से आप L1 माइनस कर दे। L1 माइनस करेंगे मतलब L1 का वैल्यू कितना है, 9.9, L1 के प्लेस में आप रख दीजिए 9.9, तो 9.9। अब 9.98 माइनस 9.9 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 0.08, पहला वैल्यू हो गया। उसी तरह जब आप सेकेंड टाइम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करोगे तो सेकेंड टाइम एब्सोल्यूट एरर क्या लिखेंगे, 9.98 माइनस में 10.2। अब यहां पर देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने को। एब्सोल्यूट एरर का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो वो हमेशा क्या रखेंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पार्ट रखना है। तो अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना आपको, तो 9.98 माइनस 10.2, इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से 20 आ रहा है, तो ये 0.22 है, ये 0.22, इसका वैल्यू इतना ही हो जाएगा ना, यहाँ से 0.02 मिलेगा और यहाँ से, हाँ। फिर थर्ड वाले स्टेप में अगर आप देखोगे तो 9.98 माइनस 10.3, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.32, आप कैलकुलेशन कर लेना खुद से। नेक्स्ट में है 9.98 माइनस में 9.7, इसका वैल्यू आ रहा है 0.18, सॉरी 0.28 आ रहा है, 7 है ना, हाँ, तो 0.28, इसका वैल्यू बड़ा कम आ गया, पहले वाले का वैल्यू नहीं सही है। फिर यहाँ पर कितना है, 9.98 माइनस 9.8, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.18। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हर एक स्टेप्स का एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैनिक नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। पहला काम क्या करो, जब भी रैंडम डेटा गिवन है सबका एवरेज कैलकुलेट कर लो। एवरेज को ही एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, सॉरी एवरेज को ही एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे या मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे या ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। फिर वहां से हर एक स्टेप का एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लो। एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस जो भी आपने मेजरमेंट लिया था। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है भाई साहब, अभी तो लिखा है ना यहाँ पे, हाँ। तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब एक बार जब एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट स्टेप में अपने को कैलकुलेट करना होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन का मतलब हो गया एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी एरर्स, हर एक स्टेप में जो भी एरर्स आए ना सबका मीन कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 0.08 प्लस 0.22 प्लस 0.32 प्लस 0.28 प्लस 0.18, और इन सबको डिवाइड कर दो, इन सबको डिवाइड कर दो 5 से। अब फिर से मैं स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेशन करूंगा, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। इस पूरे को सॉल्व करने पर वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, कहाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.216, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया। अब जब भी आपको कोई बोले कि रीडिंग लिखना है कि क्या रीडिंग आया, मतलब रॉड का लेंथ, अगर आपको कोई पूछे कि रॉड का लेंथ कितना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रॉड का लेंथ इस तरह से लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ
रॉड, इसका वैल्यू हो जाएगा 9.98 प्लस माइनस 0.216। ठीक है, अभी इसमें राउंडिंग ऑफ और ये सभी करना सिखाऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही समझ ले। इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द रॉड 9.98 प्लस 0.216 से लेकर 9.98 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, इनके बीच में रॉड ऑफ लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजर करने के बाद रॉड का लेंथ एरर के साथ लिखते हैं। अब ये पूरा जो कैलकुलेशन, ये पूरा जो लिखने का तरीका है, ये मेजरमेंट के बाद लिखने का एक्चुअल तरीका है। ठीक है, तो आपको देखो इतना बस कोई भी डेफिनेशंस पे मत जाना, आप सिंपली याद क्या रखना, जब भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा गिवन रहेंगे तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल गया तो आप क्या करोगे, आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे हर एक स्टेप का। एक बार जब आपने एब्सोल्यूट, अच्छा एब्सोल्यूट एरर में हमेशा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस पे ध्यान मत देना। एक बार एब्सोल्यूट एरर आ गया, सबका एवरेज फाइंड आउट कर लोगे तो वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया। एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया लिखने की बात। यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ और भी डेफिनेशंस होते हैं, कुछ और भी डेफिनेशंस है। उसमें एक वर्ड आएगा रिलेटिव एरर, एक वर्ड आएगा हमारे पास रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगा। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर को क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे इस वाले केस में हमारे पास आया था 0.216 डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आया था 9.98। इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब है, परसेंटेज एरर का मतलब है relative error when expressed in percentage, relative error when expressed, relative error when expressed in percentage। ठीक है, तो परसेंटेज एरर को इस तरह से लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर divided by true value, divided by true value into 100। इसी को जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, जैसे इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए तो यही करने का तरीका है, बस आपको टर्म्स याद रखना है, किसको क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन वाइज क्या बोला जा रहा है। उसके बाद कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा तो आप क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू को लिखने का दो तरीका है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू आया, मेजर्ड वैल्यू, उसको लिखने का दो तरीका है। मान लो ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको 10 प्लस माइनस 0.1। अगर इस तरह का मिल गया, इसका मतलब क्या था, 10 जो है वो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और 0.1 यहाँ पर क्या है, 0.1 यहाँ पर जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ERROR। ठीक है, या आपको ना ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है,
measured value equals to 10 plus minus 2%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 10 जो है वो अभी भी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है, और चांसेस ऑफ एरर कितना है? चांसेस ऑफ एरर 2% का है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? तो 2% ऑफ 10, 2% ऑफ 10, अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसी में हम क्या करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 2% ऑफ 10 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2/100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2। इसका मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो या इसी चीज को आप ये लिख सकते हो, 10 प्लस माइनस 0.2। बात समझ में आया क्या? अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस है, अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस है तो वो क्या है? वो एक्चुअल वैल्यू का 2% था, तो 2%, 10 प्लस माइनस 2% मतलब 2% ऑफ 10। इस तरह से परसेंटेज में या एरर के टर्म्स में आपको मेजर्ड वैल्यू लिखा हुआ मिल सकता है। आसान है ना? अब पहले टाइप के क्वेश्चंस यही आएंगे जिसमें कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आता है। आप कैलकुलेशन करो और इस तरह से वैल्यूज क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। हम नेक्स्ट में सीखने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, मतलब गलतियां आगे कैसे बढ़ेंगी। अभी देखो, अभी मैंने बोला कि सिर्फ मेरे को लेंथ में एरर पता था। जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, तो एरर्स आगे कैसे बढ़ेंगी या क्या जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस तरह से हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब ये बोला गया है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो L है और रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो है B। ठीक है? अच्छा, लेंथ का वैल्यू ऐसा लिखा गया है, लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ लिखा गया है L प्लस माइनस डेल्टा L। मतलब ये इसका मेजर एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया, तो लेंथ का वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू L आ रहा है और चांसेस ऑफ एरर कितना है? डेल्टा L का इसका चांसेस ऑफ एरर है। ब्रेड्थ का वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आ रहा है? B प्लस माइनस डेल्टा B। इस तरह से हमारे पास ब्रेड्थ का वैल्यू भी आ गया। अभी मान लो किसी ने आपसे पूछा कि पेरीमीटर में कितना एरर होगा। मान लो किसी ने आपसे पूछा, ये डेल्टा लिख रहा हूं, मतलब डेल्टा का मतलब साइन होता है एरर, ठीक है? डेल्टा एल मतलब यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो क्या है? एरर इन लेंथ है। डेल्टा एल इज एरर इन लेंथ, डेल्टा एल इज एरर इन लेंथ, ठीक है? अच्छा, मान लो किसी ने आपसे बोला कि डेल्टा पेरीमीटर का वैल्यू कितना है। अब बोलोगे सर मेरे को अलग से लेंथ में कितना एरर है ये मेरे को पता है, बी में कितना एरर है ये भी मेरे को पता है, अब पेरीमीटर में एरर कैसे फाइंड आउट करें सर? तो हम क्या करेंगे? अब मान लो ये डेल्टा पेरीमीटर हो गया, या किसी ने आपसे पूछा होता है डेल्टा एरिया। अगर पेरीमीटर पूछा होता तो दोनों का सम करना होता। पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी होता है। अगर पेरीमीटर पूछा गया था तो एडिशन करने के बाद जो एरर होता, एरर को कैसे हैंडल करेंगे वो सीखना है। और अगर एरिया में एरर पूछा गया है तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे वो सीखना है। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ तो अपने को पता है, एरर्स अगर कैलकुलेशन में आगे बढ़ाएंगे तो कैसे एरर्स को आगे बढ़ाना है यही अपने को क्या करना है? सीखना है। तो उसी को हम क्या करते हैं? प्रोपगेशन ऑफ एरर के नाम से सीखते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है कि प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है। अब अलग अलग केसेस में एरर्स कैसे लिखते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, ठीक है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है z और ये a और b के सम पर डिपेंड करता है, ठीक है? पहला हमने क्या देखा? एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। पहला यहाँ पे लिख लेना प्रोपगेशन ऑफ एरर, के बाद लिख लेना एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज, हेडिंग लिख लेना एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है? कोई वैल्यू z है जो a और b के सम पर डिपेंड करता है। अब मुझे ना a का एरर पता है, b का एरर पता है, मुझे z में कितना एरर होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलो भाई साहब, अब अगर मैं स्टार्ट करूं, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं z
प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ये डेल्टा जेड का वैल्यू ही मुझे कैलकुलेट करना है। अगर जेड का वैल्यू मुझे पता था, जी, मॉडर्न लैंग्वेज में जी बोलते हैं, जी, तो अगर ये जी है तो जी में कितना एरर है डेल्टा जेड, इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। डेल्टा, ये जेड का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए प्लस बी है, तो ए के प्लेस में ऐसा लिख दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बिल्कुल सही। अब अगर देखोगे तो ये z और ये a प्लस बी दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या, z इक्वल्स टू a प्लस बी है। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी आ रहेगा। अब एरर्स हमेशा एडिटिव इन नेचर के हैं, एरर हमेशा आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरी गलती और तुम्हारी गलती मिला के एक बड़ी गलती बन जाएगी। अगर मैं भी गलत कर रहा हूँ, कुछ और कोई और भी गलत है, जैसे मान लो एरिया के ए के वैल्यू में भी एरर है, बी के वैल्यू में भी एरर है, जब आप दोनों को मिलाओगे तो एरर बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर डेल्टा जेड जो है उसमें माइनस का कोई सेंस नहीं है, डेल्टा जेड को हम ऐसा लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी कोई फिजिकल पैरामीटर z इस तरह से डिफाइंड है a प्लस बी, तो डेल्टा z का वैल्यू जो होगा वो सिंपली हो जाएगा एरर इन a प्लस एरर इन b। अगर आपको z में एरर कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप a का एरर और b के एरर को ऐड कर दो, तो वहां से आपको a में सॉरी z में जो एरर है उसका वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, एक बार अगर डेल्टा जेड का वैल्यू मिल गया तो आप इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो ना, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर का मतलब हो जाएगा डेल्टा जेड एरर, एब्सोल्यूट एरर इन जेड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इनटू 100। या आप इसी क्वांटिटी को ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई करके भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी a प्लस बी इस तरह से डिफाइंड होगा तो एरर्स का प्रोपगेशन कैसा होगा, सिंपली a का एरर और b का एरर ऐड अप कर दे तो वो नेट एरर हो जाएगा। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट केस बात करते हैं। नेक्स्ट केस है एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज। अभी सम पे बात कर लिया ना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस पर। एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो a माइनस बी पर डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है a माइनस बी। अब a का एरर मेरे को पता है, b का एरर भी पता है। ठीक है, अगर मैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ a लिखूं, एक्सपेरिमेंट में मेजर किया हुआ वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ a इज a प्लस माइनस डेल्टा a, measured value of b is b plus minus delta b, लिख सकते हैं इस तरह से। अब मेरे को z में कितना एरर है वो डिफाइन करना है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। जब भी मैं एरर लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्लस z प्लस डेल्टा z, मिनिमम कितना हो सकता है z माइनस डेल्टा z। यही वैल्यू, इसी के बीच में वैल्यू जो होगा वो लाई करेगा। अच्छा, a के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, a के प्लेस में लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, फॉर्मूले का माइनस। b के प्लेस में लिखा जा सकता है b प्लस माइनस डेल्टा b। सिंप्लीफाई करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस b, माइनस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस माइनस को प्लस बना देगा, डेल्टा b। a माइनस बी z के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब फिर से एरर तो एडिटिव इन नेचर है, अगर एरर एडिटिव इन नेचर है तो डेल्टा z का वैल्यू अभी भी क्या लिखेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब एरर इन z का वैल्यू अगर सम हो या डिफरेंस हो, दोनों ही केस में डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। तो याद रखना है कि जब भी कोई फिजिकल पैरामीटर z डिफाइन कर रहे हैं जो a और b के वैल्यू पे डिपेंड करता है, a का एरर अगर a का एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा a का है और b का एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा b का है, तो z का जो एब्सोल्यूट एरर है a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों ही केस में डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। बहुत ही आसान है, याद रखना।
और अगर किसी ने आपको बोला कि भाई आप परसेंटेज एरर बता दो, तो परसेंटेज एरर में आप क्या लिख दोगे, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू इस केस में हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक्चुअल वैल्यू है a माइनस बी इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो ये जब वैल्यूज एडिटिव होंगे, जब वैल्यूज डिफरेंस में होंगे, देखो प्लस वाला और माइनस वाला, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बता दूं आपको, इसमें एक क्वेश्चन बता दूं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है क्या, आपको रेजिस्टेंस पता है ना। मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस है, ये R1 रेजिस्टेंस है और इसी के साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। R1 को अलग से मेजर किया गया था तो उसका वैल्यू लिखा गया है 10 प्लस माइनस 2 ओम। R2 को अलग से मेजर किया गया था तो उसका वैल्यू लिखा गया है 20 प्लस माइनस 1 ओम। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर in R equivalent when R equivalent is equal to R1 plus R2। अब आपने को पता है, हमने अपने लोअर क्लासेस से पढ़ा था, जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो R equivalent R1 plus R2 होता है। तो यहाँ पर अगर आप R equivalent का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो R equivalent कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20। तो R equivalent हमारे पास, अगर मैं ट्रू वैल्यू लिखूं, अगर R equivalent का वैल्यू लिखूं तो ये 30 आ जाएगा। और अगर मैं एरर के बारे में बात करूं तो डेल्टा R equivalent, एरर इन R equivalent का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसमें एरर 2 ओम का है, इसमें एरर 1 ओम का है। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जो दो क्वांटिटीज के सम पर डिपेंड करता है तो एरर्स ऐड कर देते हैं। तो डेल्टा R equivalent का वैल्यू 2 ओम प्लस 1 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ओम का आ गया क्या, 3 ओम का मेरे पास R equivalent आ गया, डेल्टा R equivalent आ गया। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है डेल्टा R equivalent डिवाइडेड बाय R equivalent इनटू 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा R equivalent आया था 3, R equivalent का वैल्यू आया 30 इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 10% का एरर है। 10% का एरर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एरर, बहुत बड़ा एरर है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब एडिशन में अगर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, सब्ट्रैक्शन में अगर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे तो एरर का प्रोपगेशन करना अपने को आ गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, ये सब सिर्फ ना एंड रिजल्ट याद रख लेना, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी हम क्वेश्चंस भी बहुत करेंगे, अभी ये एक बार ये खत्म हो जाए। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, अच्छा फिर से मान लो कोई वैल्यू है z जो a और b के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अब a का भी हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया तो a का वैल्यू भी मेरे को पता है और b का वैल्यू भी पता है, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये फिर से डेल्टा z का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। a के प्लेस में रख दिया मैंने a प्लस माइनस डेल्टा a, एरर के साथ रख दिया, और b के प्लेस में एरर के साथ रख दिया b प्लस माइनस डेल्टा b, रख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहला टर्म आ गया ए बी, सेकेंड टर्म हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, डेल्टा ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए, और लास्ट टर्म हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, ये z को इस a इंटू बी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, डेल्टा z इज इक्वल टू, फिर से मैं माइनस वाले टर्म को लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एरर्स हमेशा एडिटिव इन नेचर है, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a डेल्टा b, इस तरह से हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब बहुत बार आप देखोगे कि ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी, मतलब ए में एरर और बी में जो एरर है, इनका वैल्यूज बहुत छोटा होता है।
एरर इन ए, एरर इन बी, इनका वैल्यूज बहुत छोटा है। अब अगर ऐसा समझो कि ए का एरर है 0.01 और बी का एरर है 0.02, जब 0.01 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट और छोटा हो जाएगा क्या? इसका मतलब अगर डेल्टा ए का वैल्यू बहुत छोटा है और डेल्टा बी का वैल्यू भी छोटा है, दो छोटे क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और भी छोटा हो जाता है क्या? डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को ना हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं 90% ऑफ केसेस में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी के वैल्यू को हम क्या करेंगे? जीरो मान लेंगे। अगर जीरो नहीं भी हुआ, मान लो जो एरर है, जैसे आप समझ लेना अगर एरर 10% से लेस का एरर होगा ना, अगर 10% से लेस का एरर होगा, जैसे 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसा एरर अगर होगा तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी के वैल्यू को आप क्या कर लेना? नेग्लेक्ट कर लेना। ठीक है, ये यहां पे लिख देते हैं, if percentage error is less than, if percentage error is less than 10%, अगर परसेंटेज एरर लेस देन 10% है तो इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे, नहीं नेग्लेक्ट करने के बाद का क्या सिचुएशन है वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप ऐसा समझो कि मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डेल्टा बी प्लस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए, ऐसा कुछ आ रहा है। पूरे एक्सप्रेशन को ना मैं z से डिवाइड करने वाला हूं, पूरे एक्सप्रेशन यहां पे रख देंगे z। अब z से डिवाइड करें या ab से डिवाइड करें, बात तो एक ही है ना, z इक्वल्स टू ab है, और यहां पर भी ab से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया गया? a से ये a कैंसिल हो जाएगा, b से ये b कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो डेल्टा z अपॉन z, इसका वैल्यू डेल्टा बी अपॉन बी ऐसा आ रहा है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ रहा है क्या? अच्छा, अब आप यहां पे ना देखो, इसके बाद मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूं, दोनों क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये एक्चुअल में क्या है? ये रिलेटिव एरर इन जेड है क्या? रिलेटिव एरर इन जेड। और डेल्टा बी ए बाई बी क्या है? रिलेटिव एरर इन बी, रिलेटिव एरर इन ए। इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट में है z इक्वल्स टू ए बी, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन अगर है हमारे पास, तो रिलेटिव एरर इन z, ये सब क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। अब अगर यहाँ पर एक c वाला टर्म भी होता ना, z इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी होता, तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिख देते, रिलेटिव एरर इन c। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने जो फाइंड किया था वो सिर्फ दो पैरामीटर्स के लिए फाइंड किया था, लेकिन z अगर a इंटू बी इंटू सी होता तो आप रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c, इसको आप रिलेटिव एरर इन z भी बोल सकते हो। अच्छा, अब इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, या इसी को मैं परसेंटेज एरर के जैसा भी लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास ये आया z इक्वल्स टू ए बी सी अगर गिवन है, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। मैं ऐसा लिख सकता हूं, c d f g जितने वेरिएबल्स होते हैं, यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 100 से, और यहां पर भी 100 से। तो जो पहले रिलेटिव एरर थे वो परसेंटेज एरर हो गया क्या? मतलब परसेंटेज एरर इन z जो होगा वो परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c के बराबर है। इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा,
आप चाहो तो यहां से एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये लिखने का तरीका है, क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चन जब हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से लिखा जा रहा है, कौन सा हमारे काम का है। अभी तुमको लग रहा होगा सर कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, क्या से क्या करते जा रहे हो। हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आया था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। यहां से डेल्टा जेड का वैल्यू अगर कोई पूछेगा आपसे तो डेल्टा जेड को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए टाइम्स ऑफ जेड, ये लिखा जा सकता है क्या। अच्छा, अब मैं इस पर ना एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं तो शायद वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ऐसा बोला गया है कि लेंथ का वैल्यू कितना है, लेंथ का वैल्यू इज 10 प्लस माइनस 0.01, ब्रेड का वैल्यू बोला गया है 20 प्लस माइनस 0.02 और हाइट का वैल्यू बोला गया है, हाइट का वैल्यू बोला गया है 10 प्लस माइनस 0.02। इस तरह से लेंथ का वैल्यू बता दिया गया, ब्रेड का वैल्यू बता दिया गया और हाइट का वैल्यू बता दिया गया ऑफ अ क्यूबॉइड। और पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, और इसी में ऐसा भी पूछ सकते थे, what will be the वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। आप जब फाइंड आउट करोगे तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा ये भी अपने को पूछा जा सकता है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच, इस तरह से वॉल्यूम डिफाइन है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। अब जब भी प्रोडक्ट में अपने को दिखे ना, जब भी प्रोडक्ट में अपने को दिखे तो एक बात तो कंफर्म है भाई साहब, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो है वो परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट के इक्वल होता है। अभी हमने डिफाइन किया था। अच्छा भाई साहब, तो अपन अगर मेरे को पहला क्वेश्चन तो यही है ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अगर मेरे को परसेंटेज एरर वॉल्यूम का कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल परसेंटेज एरर लेंथ का, परसेंटेज एरर ब्रेड्थ का, परसेंटेज एरर हाइट का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे, जो एब्सोल्यूट मीन एरर है लेंथ के केस में वो 0.01 है, तो परसेंटेज एरर ऐसे ही होता है ना, एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये लेंथ का परसेंटेज एरर हो गया। प्लस ब्रेड्थ का परसेंटेज एरर अगर देखोगे तो 0.02 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस हाइट में परसेंटेज एरर देखोगे तो 0.02 इंटू 100, यहाँ पे 100 में छूट गया वो, आप समझ लेना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। अब सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये इधर से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। 0 से 0 अगर कैंसिल कर देंगे और 0.01 इंटू 10 तो सबसे पहला टर्म आ जाएगा 0.1 प्लस 0 से ये 0 कैंसिल, जब आप इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये 0 एक 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और 0 बचेगा तो ये इसको क्या बना देगा, 0.2। अब सब परसेंटेज में है तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आया वो 0.03%, सॉरी 0.3% का आ गया क्या,
तो ये पहला आंसर था जो अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब मेरे को एक्चुअल वैल्यू भी बोला इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए। अब एक्चुअल वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा V अपॉन V जो है वो डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H के इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा V जो है वो डेल्टा L अपॉन L का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू हमने रखा था 10 प्लस माइनस 0.01, तो डेल्टा L है 0.01 डिवाइडेड बाई 10 प्लस डेल्टा B का वैल्यू था 0.02 डिवाइडेड बाई 20 रखा था शायद यहाँ पे, और ये वैल्यू रखा था 0.02 डिवाइडेड बाई 10। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, ये V वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, तो हमारे पास लेंथ है 10 का, ब्रेड्थ है 20 का और हाइट है 10 का, तो 10 इंटू 20 200, 200 इंटू 10 2000। तो मेरे पास डेल्टा V का वैल्यू, मेरे पास डेल्टा V का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे एक 2000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2000 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस V वैल्यू, ये V का वैल्यू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। अब जब आप इस 2000 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो डेल्टा V कितना आ जाएगा, 2000 को सबसे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला टर्म है मेरे पास, या इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 10, ये 0.01 हो जाएगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और ऐसा आ जाएगा 0.001 प्लस ये हो जाएगा 0.002। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, 0.01 1, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.004 टाइम्स ऑफ 2000। सिंप्लीफाई करने में कितना 8 आ रहा है क्या, ये शायद 8 आ रहा है इसका वैल्यू, 8000 इधर चला जाएगा, 8 आ जाएगा इसका वैल्यू। डेल्टा भी कितना आ गया 8। मतलब जो वॉल्यूम आप एक्सप्रेस करके लिखोगे ना, आप वॉल्यूम को कैसा लिखोगे, वॉल्यूम का वैल्यू लिखोगे, एक्चुअल वॉल्यूम आया था 2000 का प्लस माइनस 8, इस तरह से आप क्या करोगे, एक्सप्रेस करके लिखोगे। तो यही हमें क्या करना था, जब भी प्रोडक्ट में क्वेश्चंस गिवन होंगे तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो तुम अगर परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, ये सब अगर तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो तुम आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल आउट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम डिवीजन वाले टर्म पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि डिवीजन वाला टर्म क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाले के जैसा ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम ये भी कर लो जिसमें परसेंटेज एरर जो है वो ज्यादा है। जैसा ऐसा बोला गया है, इफ percentage error in speed is, if percentage error in speed is 50%, then find the percentage error, ये क्वेश्चन है, then find the percentage error in kinetic energy। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर परसेंटेज एरर स्पीड का 50% का है तो परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर का। मास में अगर इन्होंने कोई एरर के बारे में बात नहीं किया है, मतलब मास जो है उसका वैल्यू एब्सोल्यूट है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसको मेजर नहीं किया गया है। इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी में जो एरर होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी में एरर होगा वो सिर्फ स्पीड के कारण होगा। बात समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो एरर आने वाली, ये स्पीड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाफ में नहीं लिख रहा क्योंकि हाफ मेरे मतलब का नहीं है, फॉर्मूला में हाफ होता है, लेकिन जब मैं एरर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो हाफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि m इंटू वी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसका मतलब एरर के टर्म्स में अगर लिखें, अभी जो हमने पढ़ा है, अभी हमने जो पढ़ा है उसको एरर के टर्म्स में ऐसा लिखेंगे ना, डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे 50%। अब इसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख देंगे अपन,
परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एम कुछ है ही नहीं, मास में कोई एरर गिवन ही नहीं है, तो डेल्टा एम जीरो है तो एनीथिंग डिवाइडेड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो होता है। तो ये ऐसा आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इन परसेंटेज एरर इन स्पीड। अच्छा, परसेंटेज एरर इन स्पीड का वैल्यू कितना है 50, तो 2 इंटू 50 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 100 और 100% अपन आंसर टिक कर देंगे। ये गलत आंसर, ये जो आंसर आपने फाइंड आउट किया ना, ये गलत आंसर है। मैंने आपको बताया है जब भी परसेंटेज एरर 5% या 10% से कम का रहेगा तब आपका ये क्वेश्चन सही होगा। जैसे ही क्वेश्चन होता है ना कि इफ द परसेंटेज एरर इन स्पीड इज 5%, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर होता है 10%, तब ये सही था। लेकिन जब भी 10% से ज्यादा का एरर होगा तो यहां पर एक और टर्म होता है क्या, एक और टर्म था जो हमने क्या किया है, मिस किया है, वो हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो वहां पर जब a इंटू बी का प्रोडक्ट कर रहे थे तो डेल्टा a डिवाइडेड बाई ए और डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, ऐसा कुछ आया था क्या वहां पे जिसको हमने नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी भी लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। गलती समझ में आ रहा है क्या? अगर 5%, जैसे इसी क्वेश्चन में 50% नहीं होके 5% होता ना, तो तुम इस तरह से सॉल्व करते, इस वाले टर्म को नहीं भी लिखते, अगर इस वाले टर्म को नहीं भी लिखते तब भी आपका आंसर सही था। आपका आंसर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड, तो 10% का आंसर लिख देते सॉल्व करके, वो सही था। लेकिन जब 10% से ज्यादा का एरर है तब आपको ये वाले टर्म को भी कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। अभी डेल्टा एम बाई एम का वैल्यू लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैं ऊपर से खाली कर रहा हूँ, ऊपर का मेरे को जरूरत है नहीं। हाफ क्यों हटाया, बात समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट जो वैल्यूज है मैथमेटिकल कांस्टेंट्स का एरर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भाई साहब, तो ये ऐसा लिखेंगे डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इक्वल्स टू, ये दोनों को तो सम करके एक साथ लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, मैं सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी टाइम्स ऑफ 100 थ्रू आउट द इक्वेशन। जो ये पूरा डिनोमिनेटर, ये जो इक्वेशन था नीचे में, इस पूरे इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो इसको लिख दो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन स्पीड प्लस, देखो ये तो परसेंटेज एरर स्पीड का है लेकिन एक डेल्टा वी बाई वी भी है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, एक 100 से खुद से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा एक 100 से खुद से मल्टीप्लाई कर दो और खुद से डिवाइड कर दो। ऐसा लिखते ही आपके पास ये डेल्टा वी अपॉन वी, ये वाला जो टर्म है, इसको इसको इसके अलावा इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये भी परसेंटेज एरर इन वी है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, परसेंटेज एरर इन स्पीड, परसेंटेज एरर इन स्पीड इसका स्क्वायर होगा, ये इसको थोड़ा साइड हटाओ, परसेंटेज एरर इन स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक एक टर्म मेरे पास परसेंटेज एरर वाला ये था और एक टर्म जो मैंने येलो से राउंड करके रखा है वो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब काम क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो ध्यान से देखना। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन स्पीड, कितना था 50% का था, प्लस परसेंटेज एरर स्पीड में कितना है 50 का है, तो 50 इंटू 50 स्क्वायर करना है, उसको डिवाइड कर दो 100 से, 0 से ये 0 गायब, 0 से ये 0 गायब, 5 इंटू 5 हो गया 25, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 मतलब 125% का सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके पास 5% या 10% से कम का एरर है, जैसे मान लो एक जनरल में अगर आप क्वेश्चन एक बता दूं, एक जनरल क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो आप क्या करना, देखो जैसे मान लो कोई वैल्यू है z
और ये ABC इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जब एक्चुअल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C, ऐसा ही लिखोगे। और एक टर्म ऐसा भी आएगा, डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू डेल्टा C अपॉन C, एक टर्म ऐसा भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी को अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 100 100 100 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन Z इक्वल्स टू, पहला टर्म हो गया परसेंटेज एरर इन A, परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C, परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर 100 तो हमने क्या किया था, सब में मल्टीप्लाई किया था, वो यहाँ पे भी है। उसके अलावा भी क्या कर दो, यहाँ पर इस वाले टर्म को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करो, एक ये तो परसेंटेज एरर इन C हो गया, अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें 100 से डिवाइड भी कर दो। तो ये लास्ट टर्म पता है कैसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन A इंटू परसेंटेज एरर इन B इंटू परसेंटेज एरर इन C, और इस पूरे को डिवाइड कर दो 100 इंटू 100 से, सॉल्व करोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। 3 से ज्यादा का आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, यही तरीका है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में शायद एरर खत्म कर दूंगा, एरर ज्यादा होता नहीं है, देखो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा। इस वाले संडे में पूरा एरर, यूनिट डायमेंशन एरर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, सब कुछ का टेस्ट आएगा। फ्राइडे तक में मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, फ्राइडे या सैटरडे तक में आई होप सब कुछ खत्म कर दूंगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो भी होगा ना, यहाँ फ्राइडे तक हो जाएगा। सैटरडे वाले क्लास में बस आपको क्लास अटेंड कर लेना है, क्लास अटेंड कर लोगे तो आप इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं आज।